गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अपने रेगुलर क्लासेस जो है जिसमें कि हम बिहार दरोगा को टारगेट करते हुए जो लास्ट 6 महीने की जो करंट अफेयर जो था आपका जून से, वो आज हमारा लास्ट क्लासेस है, जिसमें कि दिसंबर की क्लासेस के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें कि बिहार दरोगा और साथ ही बिहार समेत और भी जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये क्लासेस है। और इसमें हमने बहुत ही कंसाइज वे में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में सारी चीज़ कवर करने की कोशिश किया हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि बिहार के करंट अफेयर्स, साथ ही नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट्स, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेज और थीम, ये सारी चीज़ हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसी क्रम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर का जो क्लासेस है ये दिसंबर महीने की है और इसमें एक बढ़िया तरीके से समझेंगे। और ये क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आप दरोगा एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा प्रोबल क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन मैं यहाँ ऐड किया हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आज मैं 7:30 बजे अपने चैनल पर लाइव भी आऊँगा और उसमें मैं सारे क्वेश्चन जितने अभी तक 6 महीने तक मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था करंट अफेयर्स का, वो सारे का मैं आज मैं एक MCQ सीरीज भी लाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि 100-150 क्वेश्चन होगा और सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए कि वीडियो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आज की क्लास की तरफ। तो जस्ट अगर हमारे सामने में देखते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार से कुछ स्पेशल जो भी न्यूज है, बिहार संबंधी जो करंट अफेयर्स हैं, वो सारी चीज़ कवर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है दोस्तों कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ था बिहार में, 18th इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, ठीक है, जिसमें कि प्रेम कुमार जो है, प्रेम कुमार जी जो हैं, ये गाया सीट से विधायक हैं, ठीक है। कहाँ से? गाया सीट से विधायक है और इनको निर्विरोध स्पीकर चुना गया है। एक्चुअली स्पीकर का जो परंपरा जो है, जिसे अध्यक्ष बोलते हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये परंपरा जो है इन्हें ऐसा बोला जाता है कि ये न्यूट्रल पर्सन होगा, ठीक है। स्पीकर जो होता है इसका बहुत बड़ा वैल्यूज हो जाता है विधानसभा के अंदर में, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से ये न्यूट्रल पर्सन होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि ये रूलिंग पार्टी से ही आते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी से ही आते हैं, ठीक है। तो ये स्पीकर बना है प्रेम कुमार जी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये इलेक्शन अभी कंडक्ट हुआ है बिहार में, इसीलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना कि किसको कौन सी पोस्ट मिला है और कौन क्या बना है, ओके, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन सब आने का बहुत ज़्यादा प्रोबल चांस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहार कैबिनेट के बारे में, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछते हैं, जिसमें कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और नई कैबिनेट में श्रेयसी सिंह, यह बहुत पॉपुलर चेहरा है श्रेयसी सिंह, इनको खेल मंत्री दिया गया है और साथ ही डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है, राइट। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में कुल 27 मंत्री चुने गए हैं। तो ये सब जो नाम जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी इस बार कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार का, तो 10वीं बार। साथ ही श्रेयसी सिंह जो है खेल से संबंधित है, वो ऑलरेडी प्लेयर था, और किस चीज़ का प्लेयर था वो हमें कमेंट में बताएंगे। तो उनको खेल मंत्री बनाया गया है और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया, क्योंकि उद्योग की बहुत सारी बातें चल रहा है कि बिहार में हम इतना इंडस्ट्री लगाएंगे, हम इतना जॉब देंगे, हम इतना रोजगार लगाएंगे, तो इसीलिए हमारे लिए ये मस्ट हो जाता है कि ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है, यानी कि उद्योग मंत्री कौन है। तो आपका ये होगा दिलीप कुमार जायसवाल, ओके। और कुल 27 मंत्री शामिल है। तो ये सब जो नाम जो है पॉपुलर, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप 27 मंत्री का नाम एक बार गूगल कर लेंगे, आप वहाँ से पता करके जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 7 निश्चय, जिसे 3.0 अब चालू किया जा रहा है। 7 निश्चय योजना काफ़ी सक्सेस हुआ था, ओके, 2015 से ही चल रहा है, 2015 से 20, उसके बाद में 7 निश्चय 2.0 जो था वो आपका 2020 से 25, अब ये जो चल रहा है ये 7 निश्चय 3.0 चल रहा है, ये आपका 2025 से 30 तक चलेगा, इन पूरे 5 साल के लिए। इस योजना की मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य जो है बिहार का देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, ओके। इनका गोल तो काफ़ी अच्छी है, ऐसा ही हो, मेक श्योर, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 7 निश्चय 2 जो है, 7 निश्चय 3, ये इसका टाइम पीरियड कितना है, तो ये पूरे 5 साल के लिए चालू किया गया है, 2025 से लेकर 30 तक। आपको यही क्वेश्चन से पूछते हैं
अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लास्ट के 6 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हमने अपने सीरीज के माध्यम से ये प्रयास किया कि आपका कम समय में एक एफिशिएंट वे में किस तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर हो सके। इसीलिए मैंने नोटिस किया कि पूरे लगभग 6-7 महीने से, लास्ट के 6-7 महीने से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको सारी चीज़ बताता रहता हूँ। ओके, अगर आपको हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप मुझे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है देश का पहला पावर म्यूजियम। देश का पहला पावर म्यूजियम जो है पटना के करबिहियो में पुराने पावर हाउस को देश के पहले और दुनिया के चौथे पावर संग्रहालय में विकसित किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है कहाँ पे? पटना के ये जो जगह जो है करबिगिया 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 में पुराने पावर हाउस देशों के पहले और दुनिया के सबसे चौथे पावर संग्रहालय में विकसित किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आप पटना छोड़ कर ये करबिगिया जो जगह जो है करबिगिया, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान पूछ देगा। पार्टिकुलर, अब डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलर एक जगह का नाम पूछता है बिहार के एग्जाम में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि करबिगिया में ये पुराने पावर हाउस देश के, जो कि देश के सबसे पहले है और दुनिया के चौथे पावर संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। एक है परम रुद्र। परम रुद्र जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है और इसे किसने विकसित किया है? आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को स्थापित किया गया है। तो परम रुद्र आपसे पूछेगा परम रुद्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परम रुद्र जो है सुपर कंप्यूटर है जिसे कि आईआईटी पटना में उसे स्थापित किया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आईएसओ जो है, आईएसओ जो एक सर्टिफिकेट दिया है, बीएसबी जो बोर्ड जो है यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आईएसओ द्वारा प्रमाणित मिला है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बन गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि बीएसबी के बारे में बोला जाता है कि बिहार में जो एजुकेशन लेवल जो है काफ़ी ख़राब है, काफ़ी पुअर है, और उस कंडीशन में अगर आईएसओ द्वारा सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बहुत बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ ये जो आईएसओ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक पूरा करने के लिए ही मिलता है, और ये आईएसओ का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य का शिक्षा बोर्ड बन गया है। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, मतलब अब जितने भी स्टेट जाएंगे ना वहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है। एक जो होता है सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो होता है एक सेंट्रल बोर्ड है। ओके, लेकिन बीएसबी जो है ये स्टेट का बोर्ड है, और स्टेट का बोर्ड जो है इसमें बिहार को पहला राज्य का दर्जा मिला है, वो भी स्टेट लेवल के जो बोर्ड्स है उसमें, और आईएसओ द्वारा। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये सब ना जो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको पूछ लेगा एग्जाम में। क्या मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों का काम ये है दोस्तों कि ये सब चीज़ें आपको मेमोराइज होना चाहिए। मेमोराइज कैसे करेंगे? आप नोट करते जाइए कहीं लिख करके, क्योंकि अब जो टाइम जो है एंड टाइम चल रहा है। अब आपके पास 1-2 दिन का टाइम है। बहुत सारे लोग अपने घर के लिए निकल गए होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम तो आ गया है। 18 जून को एग्ज़ाम है या 21 जून को, तो 18 जून को जितने लोग का एग्ज़ाम आ चुका है, तो वो लोग अपना घर से आप जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, जो भी चीज़ समझ रहे हैं, उसको मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। मैं भी उसमें आपको कोऑपरेट करने का प्रयास करूँगा। ये जो पीपीटी स्लाइड जो है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से मेमोराइज करेंगे। बहुत सारा हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो डोंट वरी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वो है नेशनल यूथ गेम्स। नेशनल यूथ गेम जो है 2028 में बिहार को वर्ष 2028 में आयोजित होने वाला पहला नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी करे सौंपी गई है। तो बिहार को नेशनल यूथ गेम्स जो है 2028 में होगा, बिहार को मेजबानी सौंपी गई है। और ये जो नेशनल यूथ गेम जो है ये पहले नेशनल यूथ गेम है, पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी सौंपी गई है। ये पहला स्टार्ट ही होगा, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नालंदा साहित्य महोत्सव। क्या मैं बोल रहा हूँ? नालंदा लिटरेचर महोत्सव के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये राजगीर में आयोजित किया गया था, और इसके पहले संस्करण का उद्घाटन जो था राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सीएम, गवर्नर और पीएम का रोल आ जाता है, प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए नालंदा साहित्य महोत्सव। तो आप ऐसे भी याद रखेंगे नालंदा, तो नालंदा कहाँ है? राजगीर में।
आप उससे भी हिंट लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आएगा, बहुत कन्फ्यूज करने का प्रयास करेगा, नालंदा में ही बहुत सारी जगह आपको दे देंगे। तो ये आप कान खोल करके और एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए कि राजगीर में हुआ था नालंदा साहित्य महोत्सव। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। जो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार के वैभव सूर्यवंशी जो था, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, क्रिकेट से, खेल क्रिकेट, और कमलेश कुमार को मरणोपरांत वीरता को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, ये बाल पुरस्कार बोल रहा हूँ। बाल, देखिए बाल पुरस्कार वो होता है जो 18 वर्ष से नीचे में जिसको दिया जाता है उसको बाल पुरस्कार के श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पे बिहार के वैभव सूर्यवंशी जो है इनको मिला है। तो वैभव सूर्यवंशी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उनका जो ऑरा जो है डे बाय डे स्पोर्ट में बहुत बढ़ता जा रहा है, क्रिकेट में उनकी क्रेज जो है बहुत बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि वो ऐसा बैट्समैन है कि जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, बहुत सारा। अगर आईपीएल में देखें तो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का अगर किताब जो है डेब्यू मैच में उन्हीं के हाथ में है। तो बहुत ही शानदार वो बैट्समैन है और बहुत शानदार बैटिंग कर रहा है। तो इसलिए वैभव सूर्यवंशी को ये पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है 2025 का। और आपको ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछ लिया जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट ऐड नहीं किया हूँ कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। और साथ ही साथ कमलेश कुमार जो है इनको भी मिला है ये मरणोपरांत पे ये वीरता पुरस्कार मिला है। और किससे मिलता है ये? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। तो आपको घुमाने के लिए बोलेगा प्रधानमंत्री से मिला है क्योंकि पीएम लगा हुआ है। तो पीएम लगा हुआ है लेकिन मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ओके, और वैभव सूर्यवंशी अभी बहुत चर्चित फिगर है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि अभिया ब्रिगेड। अभिया ब्रिगेड जो है बिहार में महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्कूल कॉलेजों के पास अभिया ब्रिगेड पुलिस यूनिट तैनात करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपसे पूछेगा अभिया ब्रिगेड क्या है, तो बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के हेतु जैसे स्कूल कॉलेज के आसपास देखते हैं नहीं है कि मान लीजिए स्कूल कॉलेज के पास में बहुत ज़्यादा एंटी रोमियो गैंग जो होता है, रोमियो गैंग, तो वो लोग होते हैं। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरीके से किसी महिला को या किसी लड़की को कोई परेशानी ना हो, उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये चीज़ यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो ये इसका नाम है अभिया ब्रिगेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा से संबंधित। परमाणु ऊर्जा के सर्वे में बिहार के सिवान, बांका और रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। अब देखिए बिहार में सिवान जो जगह है, सिवान हो गया, बांका और रजौली, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा। अब परमाणु मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब डे बाय डे चीज़ें जो है अब इलेक्ट्रिक का कंजप्शन बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात की जा रही है। और इंडस्ट्री लगाएंगे तो आप इंडस्ट्री नहीं को अगर इलेक्ट्रिक नहीं देंगे तो कैसे वर्क करेगा। तो इसीलिए ये सब जगह जो है इसको फाइंड आउट किया गया। तो आप ये जो जगह जो है जैसे सिवान, बांका, रजौली, तो इनको आप हाईलाइट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि बिहार के कितना करंट अफेयर मैंने देखने की कोशिश किया हूँ, ताकि प्रयास ये है कि आपका बिहार से संबंधित कोई भी करंट अफेयर आए एक भी छूटे ना। तो बहुत सारे करंट अफेयर हमने आज की क्लासेस में देखा। अब हमारे सामने जो स्लाइड जो है वो नेशनल न्यूज का, तो नेशनल करंट अफेयर भी देख लेते क्योंकि हमें करना चाहिए है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेशनल न्यूज की तरफ, यानी कि नेशनल करंट अफेयर की तरफ, जिसमें कि हम देखेंगे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, सरकारी योजनाएं हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इसी तरीके शानदार तरीके से अगर आप लोग क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसा लग रहा है क्लासेस, राइट। चलिए अब बात करते हैं शांति बिल 2025 के बारे में। शांति बिल जो है 2025 ये किस लिए दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र में भागीदारी के लिए खोलने हेतु संसद में पारित किया गया है। आपसे सीधा पूछेगा शांति बिल क्या है, तो देखिए परमाणु का जो सेक्टर जो है उसमें अभी तक देखा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता था। बट अब ये जो बिल के वजह से ये बिल जो आया है इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसमें आप प्राइवेट प्लेयर भी एंट्री करेगा। प्राइवेट प्लेयर, आप प्राइवेट में कौन है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आप इसमें प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री देने की बात की जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक जो हमारे सामने में जो काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ रहा था वो था बीवी ग्राम जी विधेयक 2025। क्या था? बीवी ग्राम जी विधेयक 2025। ये बिल जो है, ये बिल जो है मनरेगा, आप जानते होंगे कि मनरेगा में जो रूरल एरिया जो है
ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे 100 दिनों के लिए काम करने के लिए हमें मिलता था, 100 दिन वहाँ पे हम काम कर सकते थे। ठीक है, ग्रामीण परिवार को 100 दिन गारंटी रोजगार देने की बात की जा रही थी। अब इसे बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया है ये जो बिल की वजह से। इसमें यह था कि ये मनरेगा पहले जो नाम जो था एमजी नरेगा, महात्मा गांधी के नाम पे था एमजी नरेगा। अब उस नाम को चेंज करके उसे कर दिया गया है वीबी ग्राम जी विधेयक। और बस इसमें डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे 100 दिन से ये से कर दिया गया है 125 दिन। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले जो शेयरिंग जो था आप देखेंगे पहले जो स्कीम जो था ये नरेगा में, इसमें अगर देखे जाए तो यहाँ पे 90-10 का रेशियो था, 90-10 का रेशियो था ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। बट अब ये जो रेशियो जो है ये रेशियो को बढ़ा के कर दिया गया है 60-40 का। ये जो है अब इसका रेशियो जो कर दिया गया है 60-40 कर दिया गया है। तो इससे अब ये बोलता है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वो करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरीके से तो इसलिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। साथ ही साथ बोल रहा था कि अगर आपको इसमें चीज़ें आपको बदलना ही या चीज़ आपको चेंज ही करना है तो आप नाम क्यों चेंज करना है, आपको नाम क्यों चेंज करना है, आप सीधा सीधी आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसका नाम जो है एमजी नरेगा है वही रहे, बाकी आप इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, कुछ संशोधन करना चाहिए आप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए होता ही है ना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी है। तो बीजेपी जो है उनकी जो विचारधारा जो है ये गांधी जी की विचारधारा से अलाइन नहीं करता है, ये जग जाहिर है, क्योंकि इनके गवर्नमेंट इनके जो सपोर्टर्स होते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे एमजी नरेगा जो को नाम चेंज करके इसे भी ग्राम जी विधेयक किया गया है। इसमें यही चीज़ है कि इसमें 100 दिन से रोजगार बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। राइट, तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछने की ज़्यादा प्रोबेबल चांस है, आपसे पूछ भी सकता है। चलिए इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोग बीच में ये स्लाइड जो है शेयर कर सकूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सेवा तीर्थ मतलब अब जो पीएमओ जो था यानी प्रधानमंत्री कार्यालय उनका नाम बदल कर अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो नाम बदलने के कैटेगरी में एक नाम और बदल गया है कि जो पहले जो था सेवा तीर्थ पीएमओ उनका नाम अब कर दिया गया है सेवा तीर्थ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेवा तीर्थ का किसका नाम बदला गया है, क्योंकि यहाँ पे नाम बदला जाता है अब पीएमओ का नाम बदला है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे भी मेमोराइज कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि के बारे में कि राष्ट्रपति मुर्मू ने संथाली भाषा की पारंपरिक लिपि जो है ओल चिकी में भारतीय संविधान का संस्करण जारी किया है। तो आपसे सीधे पूछ देगा कि ओल चिकी लिपि क्या है, ओल चिकी लिपि क्या है। तो ये संथाली भाषा की एक पारंपरिक लिपि है, किसका, संथाली भाषा। तो आप लोग कमेंट बताइए कि संथाली भाषा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल जो 8 में क्या उसमें ये एड है, जो संथाली भाषा है क्या हमारे संविधान के जो शेड्यूल जो है 8 में क्या ये शामिल है। आप लोग बताएंगे, अगर शामिल भी है तो कौन सा अमेंडमेंट से शामिल किया गया है और ये किसका पार्ट है। तो ये संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि। ध्यान रहे इसे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इसे जारी किया गया है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और संथाली कहाँ है, झारखंड की पार्ट है, पहले तो बिहार की पार्ट थे ना, तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल जनगणना 2027 के बारे में। तो केंद्र सरकार ने 2027 में भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना आयोजित करने की योजना मंजूरी दी गई है। तो ये डिजिटल जनगणना होगा 2027 में, इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी कर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब हमारे सामने आता है इंटरनेशनल न्यूज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे और जियो पॉलिटिक्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ब्रिक्स 2026 के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स 2026 में भारत ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और जो इससे ब्राजील से प्राप्त हुई है। अब ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो 11 देश। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि ब्रिक्स की जो नेशन जो है, ब्रिक्स का जो एक बार समिट होता है हर एक साल, तो उसमें भारत ने 2026 में जो समिट होने जा रहा है वो इंडिया में होने जा रहा है। ये कौन से नंबर का ब्रिक्स होगा, 18 नंबर का ब्रिक्स होगा। तो आपके लिए ये समझिए कि मस्ट हो गया ये क्वेश्चन, ये मस्ट है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये किससे मिला है, इस बार की मेजबानी किसने किया है 2025 का। तो ये आपको क्या है, ब्राज़ील, ये क्या है ब्राज़ील। अब 2026 में कौन करेगा, तो भारत करेगा। और कौन से नंबर का ये जो है शिखर सम्मेलन जो होने जा रहा है, ये कितने नंबर की है, तो 18वां शिखर सम्मेलन जो है ये करने जा रहा है भारत, इसमें मेजबानी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलो समझौता। रेलो समझौता जो है भारत और रूस ने सैन्य रसद यानी लॉजिस्टिक सहायता के लिए बनाया गया है, जिसमें कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की मंजूरी दी गई है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा रेलो समझौता क्या, रेलो एग्रीमेंट क्या है। तो ये कुछ नहीं, ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, यानी कि हम चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे। और ये जो है ये सैन्य चीज़ है, डिफेंस से संबंधित है। ओके, क्योंकि अभी हमारे सामने रेसिप्रोकल जो पेनल्टी जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है अमेरिका के द्वारा लगाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ से पूछ लेगा कि रेलो समझौता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे इंडिया और रूस से संबंधित है, ना कि अमेरिका से संबंधित। किससे? इंडिया और रूस से संबंधित है ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? तो ये चक्रवात दत्ता प्रभावित श्रीलंका की मदद हेतु भारत ने $450 मिलियन के राहत पैकेज के साथ में ये ऑपरेशन शुरू किया। अब यहाँ पे ऑपरेशन सागर बंधु आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, तो ये क्या है? तो श्रीलंका में एक चक्रवात आया था, श्रीलंका में चक्रवात आया था, जिस चक्रवात का नाम था दत्ता। दत्ता चक्रवात श्रीलंका में आया था। उस समय श्रीलंका को एज ए हेल्प करने के लिए, एज ए नेबरिंग नेशन, तो वहाँ पे भारत ने उसे $450 मिलियन के राहत पैकेज दिया था और ये ऑपरेशन शुरू किया गया था इसी में। और यहाँ पे अगर ये पूछ ले कि चक्रवात दत्ता जो है, चक्रवात दत्ता का नामकरण किसने किया था? तो यमन द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछ पता होना चाहिए कि देखिए, हर एक बार का जो भी हमारे सामने में अगर चक्रवात आता है, चक्रवात को क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं ना। जो साइक्लोन वगैरह आता है तो उसके लिए एक नामकरण भी किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया में ये साइक्लोन आया है तो इंडिया ही उसका नामकरण करेगा, दूसरा देश भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसके एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। आप तब आप उसका नामकरण कर सकते हो। तो आपसे ये पूछा, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कहाँ पे किया गया था? तो यमन द्वारा इसका नामकरण किया गया था। चक्रवात दत्ता जो है कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका श्रीलंका से संबंधित है। और इसमें ऑपरेशन क्या भारत ने चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि अर्थव्यवस्था बैंकिंग के सेक्टर में। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनेशनल न्यूज हमारा समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे बैंकिंग और व्यवसाय से संबंधित, क्योंकि होता ही है ना कि अगर देखिए, अगर न्यूज़ कवर करना चाहे तो बहुत सारा न्यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। अब इतना सारा चीज़ तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतना चीज़ें मैं आपको पढ़वा नहीं पाऊंगा। तो ज़रूरी ये है कि यहाँ पे जो चीज़, ऐसा चीज़ बताया जाए आपको जो कि आपकी ज़्यादा प्रोबेबल चांस है कि एग्जाम में आपसे आए और आप उसे लीड कर ले। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेक्टर में, इकोनॉमिक जो जो हमारा सेगमेंट है उसमें। तो यहाँ पे आरबीआई रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की कटौती कर इसे 5.20% कर दिया गया है। तो रेपो रेट आपको पता ही होगा, बहुत सारा पढ़े होंगे आप लोग रेपो रेट क्या होता है। तो उसी रेपो रेट में कटौती किया गया है, क्योंकि आरबीआई ने चाहा कि यार बहुत महंगाई है ही नहीं, चलो अब थोड़ा इसे कमज़ोर करते हैं, कट करते हैं, ताकि मार्केट में थोड़ा पैसा वैसा है और लोग अच्छे से व्यापार अपना कर सकें। तो ये है रेपो रेट जो कर दिया गया है, 5.25% कर दिया गया है। ये कौन से महीने के मैं करंट अफेयर में आपको बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ आपको दिसंबर महीने की। आप दिसंबर महीने की बता रहा हो तो इसका मतलब है कि दिसंबर का ही सारा न्यूज़ होगा, नवंबर का भी न्यूज़ होगा। ओके, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर मैं बोलूँ कि आज का करंट अफेयर, तो आज के करंट अफेयर में अगर मैं आपको सुबह सुबह बताऊँ तो क्या बताऊँगा? कल का ही न्यूज़ तो बताऊँगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई के धूम हमें देखने को मिलता है ग्लोबल लेवल पे, जिसमें कि आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है। किसने किया है? आईएमएफ ने। इन्होंने बोला कि यूपीआई जो है दुनिया का सबसे फास्ट, सबसे बड़ा रिटेल पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया। दोस्तों है भी, यूपीआई जो है काफ़ी शानदार तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम जो है काफ़ी सो सिंपल है। आपको बस नंबर डालना है या स्कैन करना है, पेमेंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हो नहीं रहा है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि यूपीआई से फ्रॉड हो जाए। अगर आप सही से काम करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड ना होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आईएमएफ ने बताया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2025 के बारे में। इस सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर यूएसए है। तो एशिया पावर इंडेक्स जो है 2025 में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? यूएसए। अब भारत जो है तीसरे स्थान पे, तो ये भी अच्छा है। इस तरीके से हमारा रैंक में इंप्रूवमेंट देखने को लिए अच्छा रहेगा। साथ ही रोलिंग बजट के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश 2026-27 में 3 वर्षीय
रोलिंग बजट की प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब रोलिंग बजट, ये रोलिंग बजट जो है ये 3 सालों के लिए मध्य प्रदेश ने नामित किया गया है। अब ये क्या है कि रोलिंग बजट के बारे में थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि देखिए, बजट जो होता है आपको हर एक साल करना पड़ता है। आप बजट जो बनाते हैं अपने, कितना पैसा खर्च करेंगे, कहाँ पैसा खर्च करेंगे, सारे डेटा आप हर एक साल रिलीज करते हैं गवर्नमेंट के साइट पे, गवर्नमेंट द्वारा। बट रोलिंग बजट में इन्होंने 3 साल का एक साथ ही कर लिया है, और ये देश का पहला बना है, पहला स्टेट बना है रोलिंग बजट मामले में। ऐसे जब 5 वर्षीय योजना हम देखते हैं तो वहाँ पे 5 वर्षीय योजना चल रहा था, लेकिन उसी बीच में रोलिंग प्लान भी आया था, रोलिंग योजना भी आया था, जो कि हर एक साल का था। तो उसमें ये होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं हम लोग कि हमें चीज़ें कंप्लीट करना है, लेकिन हम इतना ब्रॉड वे में, हम एक नैरो वे में एक स्पेसिफिक होकर के उस काम को हम अंजाम देते हैं। तो यही रोलिंग बजट आपसे पूछ लिया जाएगा, रोलिंग बजट किसने लागू किया है, तो ये एमपी ने लागू किया है। आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारे क्लासेस? अब हम लोग थोड़ा साइंस यानी साइंस टेक और डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, के फॉर मिसाइल परीक्षण। के फॉर मिसाइल परीक्षण जो है इसे किसने किया है? तो डीआरडीओ ने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली के फोर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो के फोर मिसाइल क्या है? तो इसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, और इसे आईएनएस अरिघाट से के द्वारा किया गया है। ओके, साथ ही के फोर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, और ऐसा होते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्रुव 64 के बारे में। तो ध्रुव 64 जो है इसको CDAC यानी सीडेक जो है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1GS 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। तो यहाँ से ध्रुव 64 से आप सीधे पूछेंगे ये क्या है, तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर जो है बहुत ही शानदार चीज़ होता है। अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम में प्रोसेसर बढ़िया होगा ना, तो आपका सिस्टम बहुत दंदन काम करेगा। तो इसीलिए ध्रुव 64 भारत ने इसे पूर्णतः बनाया गया, आज स्वदेशी है, स्वदेशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिजीनियस है, और इससे इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार आपको पूछ भी सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि दोस्तों कुछ युद्ध अभ्यास हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बार बार आप पूछते ही रहते हैं, तो वो भी हम देखते हैं और बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने देखने को मिलता है कि अभ्यास एकता, अभ्यास एकता एक अभी एक्सरसाइज हो रहा था। ये किसके बीच में हो रहा था? तो भारत और मालदीव के बीच में हो रहा था। ये कौन सा अभ्यास था? कैसा? नौसैनिक, नेवी वाला एक्सरसाइज था। ये भारत और मालदीव के बीच में हो रहा है, जिसका नाम है अभ्यास एकता। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, वो है अभ्यास डेजर्ट, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2। इसमें भारत और यूए के बीच में अबू धाबी में आयोजित की गई है। कहाँ पे? भारत और यूए के बीच में अबू धाबी में आयोजित की गई है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरिमाओ शक्ति 2025, हरिमाओ शक्ति 2025। ये भी युद्ध अभ्यासी है। ये भारत और मलेशिया के बीच में राजस्थान में आयोजित की गई है। तो यहाँ से आप इस तरीके से देखेंगे कि जितने भी युद्ध अभ्यास भी जो हो रहा था, वो भी कवर करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा कंट्री नेशन का नाम याद होना चाहिए, जैसे कि अभ्यास एकता, ये कहाँ है? मालदीव में है, भारत मालदीव से हुआ है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 तो भारत यूए से हुआ है। हरिमाओ शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया से हुआ है। देखिए, यहाँ पे पढ़ाना बड़ा आसान है, हम पढ़ा देंगे, लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको याद करेंगे कि एकता जो है, हम एकता किससे करना चाहते हैं? तो मालदीव से एकता करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मालदीव बहुत बिगड़ गया था पिछले साल, आप देखे होंगे ना। अब मालदीव, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मालदीव जो है कौन से खाड़ी में आता है? इंडियन ओशियन में है, या आपका अरेबियन सी में है, या आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में है, या बंगाल की खाड़ी में है। तो हम एकता करना चाहते हैं किससे? मालदीव से। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन जो है, आपको पता है कि यूएई जो हो गया, जो अरब नेशन जो है, वहाँ पे डेजर्ट बहुत है। डेजर्ट मतलब समझ रहे हैं? डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है किससे? यूएई के बीच में हुआ है। हरिमौज शक्ति यानी हम शक्ति अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे? मलेशिया के साथ में मिल करके। तो भारत मलेशिया के बीच, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, मेमोराइज करने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप वहाँ फंस जाएंगे। अब हम बात करते हैं पुरस्कार, सम्मान और नियुक्ति के बारे में, तो ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। क्या मैं बोल रहा हूँ? फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? तो फ्रांस के, ये फ्रांस के है, उस्मान डेम्बले को प्रदान किया गया है। फीफा जो है अपने आप में बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है,
फीफा किस स्पोर्ट से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित होता है। और इसमें किसी को अवार्ड मिला है तो चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये मिला है फ्रांस के उस्मान डेबेले को, फ्रांस के उस्मान डेबेले को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम्स। टाइम्स सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यूट्यूब के जो सीईओ जो हैं नील मोहन को नामित किया गया है। दोस्तों इनके बारे में बोला जाए कि 2023 में यूट्यूब के सीईओ बनाया गया था नील मोहन को। नील मोहन जो है ये भारतीय मूल के हैं, इंडियंस हैं, भारतीय मूल के हैं, इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बनाए टाइम्स जो है ये न्यूयॉर्क में, उसके द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर इन्हें दिया गया है। ये यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन जी। आपको पता है आप जो वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या बहुत सारे जो क्रिएटर हैं, एक डेटा आया था अभी प्रेजेंट में कि यूट्यूब में जो क्रिएटर है लगभग 25 लाख के समथिंग है इंडिया में। उसमें ये देखा डेटा बता रहा था कि लगभग 8 से 10% लोग ही यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं या रेगुलर हैं। बाकी 92% जो लोग हैं वो कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। आप पिछले साल के डेटा के हिसाब से यूट्यूब इंडिया से लगभग 15,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट को ऐसा भी कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि जो कि अपना इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेटफॉर्म्स हो जिसपे कि लोग वर्क कर सके। अब मान के चलिए कि 14-15 हज़ार करोड़ तो कम तो होता नहीं है, अगर सनाला इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे, क्योंकि अब जो जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है ऑनलाइन पे। उनको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कंटेंट देखने में मुझे अच्छा लग रहा है, और चीज़ें जो है आप ऑनलाइन माध्यम से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। आप उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, विजुअल्स के थ्रू समझा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ऑनलाइन में। ठीक है, तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म की नीड है, शायद कुछ करे गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेटा इंडिया। पेटा इंडिया के बारे में बात करते हैं। पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 में ये किसको मिला है? अभिनेत्री रवीना टंडन को चुना गया है। तो पेटा इंडिया के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पर्सन ऑफ द ईयर तो ये है अभिनेत्री रवीना टंडन को चुना गया है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे CIC बोलते हैं, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये किसको बनाया गया है? राजकुमार गोयल जी को। ये भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली गई है। तो राजकुमार गोयल जी के बारे में बात करते हैं। इनका जो कैरेक्टर जो है काफ़ी साफ सुथरा है, और हमारे लिए सूचना जो है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 में बनाया गया था, इसमें एक प्रोविजंस है कि आप RTI लगा कर, नहीं बोलते हैं कि चलो हम RTI करते हैं, ठीक है, RTI लगा करके आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये डेटा जो है जो पब्लिक डोमेन में ना हो या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होता है ना, उसमें नहीं देता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रोड कितने में बन रहा है, कितना बजट कितना आवंटन किया गया है। जो हमारे सामने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है बहुत पावरफुल टूल है, और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा टूल लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन जाएगा, ट्रांसपेरेंट चीज़ें उनके सामने रखी जाएगी, तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, स्मूथ डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए ये CIC को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ज़्यादा इससे कैपेबल होना चाहिए। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो राजकुमार गोयल जी को बनाया गया है, राजकुमार गोयल जी को बनाया गया है, वो भी कितने नंबर के? 13वां सूचना आयुक्त के रूप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला फीफा पीस प्राइज। क्या मैं बोला? पहला फीफा पीस प्राइज ये किसको मिला है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है पहला फीफा पीस प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। किस लिए? शांति के लिए और एकता के लिए बढ़ाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बार बार बोलता है कि हमको नोबेल पीस प्राइज़ दे दो, लेकिन उसको कोई देता नहीं है। तो चलो उसको छोटा मोटा फीफा पीस प्राइज़ ही दे दिया। नोबेल प्राइज़ तो दिया नहीं, नोबेल पीस प्राइज़, इसको फीफा ही थमा दिया। ट्रंप के बारे में क्या बात करें, अभी वेनेजुएला में हमला कर दिया है, भारत पर बहुत सारे टैरिफ लगा चुका है। आप बोल रहा है कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे। कभी भी इंडिया को गलत नहीं बोलता है, बोलता है नरेंद्र मोदी जी को अपना फ्रेंड ही बताता है, लेकिन उस पर इतना हावी है, इतना एग्रेसिव हो चुका है ये, खासकर रूस को मैटर को लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है ट्रंप। तो इनको मिला है पहला फीफा पीस प्राइज। आप इसको हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि ट्रंप से संबंधित है, और ट्रंप जो है काफ़ी महफिल अभी लूट रहा है। ओके, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि पूछेगा पहला फीफा पीस प्राइज किसको मिला है, तो आप लोग इधर उधर मत जाइएगा, सीधा ट्रंप को मारिए। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। वो भी किसके लिए? शांति के लिए। इजराइल में धमाका कर दिया, ईरान पे बम बरसा रहा है, वेनेजुएला में रातों रात वहाँ के प्रेसिडेंट को
किडनैप कर लिया और इसको शांति पुरस्कार मिल गया। चलिए बात करते हैं, अब खेल से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं, जो कि स्पोर्ट भी आपका एक नंबर 1 सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हमें समझ में आने चाहिए। तो खेल से संबंधित देखते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2025 का किसको मिला है। तो ईशान की कप्तानी में झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। देखिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें ईशान किशन जो था बिहार से संबंधित है, इनकी कप्तानी में ही झारखंड ने पहली बार जीता है। और किसको हराया, तो हरियाणा को। इसीलिए हमारे सामने में ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है और आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जो है, भारत ने हांगकांग को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। भारत ये कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो देख रहे हैं भारत भी स्पोर्ट में बहुत तगड़ा टीम बनते जा रहा है, क्रिकेट में तो है ही, इसमें नो डाउट। तो देखिए यहाँ पे स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025, जिसमें भारत ने हांगकांग को हराया है। किसको, हांगकांग को हराया और एकदम हरा के बढ़िया से कूटा है। और ये भारत का एशिया का पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, तो स्क्वैश वर्ल्ड कप आपसे पूछ लिया जाएगा, ये भी 2025 में हुआ था। तो किस किस में हुआ था, भारत और हांगकांग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। फिर इनका रिकॉर्ड सामने आया है। तो इसका रिकॉर्ड ये है कि बिहार के 14 वर्षीय खिलाड़ी ने क्रिकेट इतिहास में लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम ओवर में शतक लगाने वाले रिकॉर्ड बनाया है। तो इनके नाम पे 200 रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनता जा रहा है वैभव सूर्यवंशी के नाम पे। 14 वर्ष के ही हैं अभी। ओके, और लिस्ट ए में सबसे तेज, मतलब मारता है ना तो बढ़िया मारता है, एकदम आँख नाक मून करके जब तक है धुआं करके मारता है। ये नहीं देखता कि हम आउट हो जाऊंगा या क्या हो जाएगा, एकदम बॉल आएगा मारेगा, जब तक रहेगा जितना देर रहेगा खूब मारेगा। इसमें 150 रन और सबसे कम उन्होंने बनाए हैं, और साथ ही साथ सबसे कम उन्होंने शतक भी बनाए हैं। आईपीएल में भी इनका शतक है। बहुत सारे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की चल रही है। और अभी बीसीसीआई से लोग डिमांड कर रहा है कि इस वैभव सूर्यवंशी को एंट्री दिया जाए नेशनल लेवल के प्लेयर जो है उसमें खेलने के लिए। लेकिन कुछ क्राइटेरिया जो है एज का क्राइटेरिया की वजह से उनको बीसीसीआई नहीं ले रहा है, क्योंकि मिनिमम जो है 16 साल होनी चाहिए एज, इसीलिए थोड़ा उनको साइड कर रहा है। बाकी इनको बहुत ज़्यादा चांस है कि इनको बहुत जल्दी टीम इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा सेगमेंट जो है वो है महत्वपूर्ण दिवस थीम के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारे सामने आता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया गया था, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इस बार का थीम था, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कब मनाया गया है, तो 1 दिसंबर को। नेक्स्ट हम बात करें सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किन के याद में, तो पूर्व पीएम जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, वो है वीर बाल दिवस। वो है 26 दिसंबर को मनाया गया है। किसके उपलक्ष्य में, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की बलिदान की याद में बनाया गया है ये वीर बाल दिवस। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब इसी सेगमेंट में हम देखते हैं कि कुछ जो बुक जो है इंपॉर्टेंट डेट वो भी लिखा गया है, कुछ निधन हुआ है, वो सब चीज़ देख लेते हैं। तो राम सुतार जी को निधन हो गया है। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाला विश्व का प्रसिद्ध मूर्तिकार था, जिसको 100 वर्ष का आयु में निधन हो गया है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ डिजाइन किया गया था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि खालिदा जिया का भी निधन हो गया है। यह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री का निधन हुआ गया है। और आपको बांग्लादेश से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत हॉट ट्रेंडिंग न्यूज बन गया है। भाषण रिलेशन के बारे में बहुत सारा अच्छा चीज़ें नहीं हो रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुआ है जो कि हमारे दोनों देश के रिलेशन खराब कर रहा है। बात करते हैं वीरेंद्र कुमार शुक्ल के बारे में। इनका निधन हो गया है। ये छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार था। तो वीरेंद्र कुमार शुक्ला के बारे में ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, वो है कि प्रमुख पुस्तकें। तो बहुत सारे किताब कौन किसने लिखा था वो भी पूछ लिया जाता है। तो द 11th अवतार, द 11th आवर, ये किसने लिखा था, सलमान रुश्दी ने लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द 1 क्रिकेट जो है शिखर धवन की आत्मकथा है। उसके बाद में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये किसने लिखा है, वासुदेव देवनानी ने। तो इस तरीके से आपका जो था आज का दिसंबर महीने का करेंट अफेयर जो था आपका एंड होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि अब क्या। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग का एग्ज़ाम जो है आप बिल्कुल समीप है। अब एग्ज़ाम
नज़दीक है, आप उनके काफ़ी करीब हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको करना ये चाहिए कि लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर मैं आपको बताया हूँ, जो मैं आपको समझाया था पिछले लेक्चर में और अभी तक, वो सारे करंट अफेयर आप रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप मेरे सीधे टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पे मैं इस कंटेंट का हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीपीटी और साथ ही साथ A4 साइज में मैं आपको सीट शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते। तो मैं 2 काम करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। पहले तो मैं पीपीटी शेयर करूँगा PDF फॉर्म में, और साथ ही A4 साइज का भी मैं PDF में शेयर कर दूँगा, ताकि आप उससे चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आप देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कितना पढ़ेंगे? जितना पढ़े हैं इसी को आप बिलीव करें, भरोसा रखें, आपका यही सब क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ आज जो है हम शाम के 7:30 बजे लाइव क्लासेस ले रहे हैं। पिछले 6 महीने का जितने भी MCQ क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, और आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने जा रहा है। तो इस तरीके से आज क्लासेस आपका एंड होता है। आप लोग मुझे कमेंट में अपनी प्रक्रिया दें कि आपको क्लासेस कैसा लगा, और आपकी प्रिपरेशन कहाँ है, आप कहाँ से क्लासेस वॉच कर रहे हैं, आपका सेंटर क्या होम सेंटर मिला है या नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि मुझे भी ओवरऑल आइडिया हो कि हाँ चीज़ें क्या हो रहा है बिहार दरोगा एग्जाम में। तो इसी थॉट्स के साथ, इसी कमेंट के साथ में अपनी वाणी समाप्त करते हैं। हम आप लोग जरूर आइएगा लाइव, जो आज मैं 7:30 बजे लेने जा रहा हूँ शाम में। इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।